हाई कोर्ट में नई टीम बननी थी, तो मुझे कहा गया कि हम आपको डिप्टी एजी बना रहे हैं। Okay. तो मैंने कहा ठीक, मैं मन लगा के काम करूँगा। इसके पहले मैंने कभी भी किसी गवर्नमेंट बॉडी का काम नहीं किया। इंदौर का जो सबसे बड़ा खर्चा है जी जी। वो जलूद में पानी को पंप करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, राइट उसका बिल है। राइट। इसलिए पानी महंगा है। जी, करीब जी। 300 करोड़ रुपए साल का बिजली के Spend बिल होता पे खर्चा होता है पानी को जी। पंप करने के लिए। ओके। कई सारे काम हम पिछले 1 साल में कर रहे थे, इसीलिए देश भर में स्वच्छता के साथ साथ जी। क्लीन एयर इनिशिएटिव्स जिस शहर ने सबसे ज़्यादा लिए, Okay. उसमें भी हम नंबर नंबर 1 1 है। है। तो सबसे खास बात ये रही कि हमने इशू 3 दिन के लिए खोला था फॉर 245 CR, और 3 दिन में वो इशू बंद हुआ 721 CR पे। ओह। और उससे बड़ी बात ये थी कि देश के 28 राज्यों के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। Warm welcome to Intellectual Indians, India's intellectual interviews. I'm your host Sankalp Maheshwari. And today I'm very excited क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट। वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि ही इज यंग, डायनामिक, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल लीडर एंड बिलीव मी, ही इज द फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश। मैं बात कर रहा हूं जिनकी वो हैं प्रथम नागरिक, प्रथम सेवक, हम सबके मित्र पुष्यमित्र भार्गव जी। सो प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर पुष्यमित्र सर। भैया नमस्कार, थैंक यू संकल्प। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट पे। थैंक यू, सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। अभी तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया मैं भैया। अगर इंट्रोडक्शन देना चालू करूंगा ना तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट कितना लंबा चला जाएगा। ये इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट भैया है ना, आपके इंटरव्यू के और आपके पॉडकास्ट के बिना अधूरा था। और मैं कब से ट्राई कर रहा था कि आपको, आपके जो इतना टाइट स्केड्यूल है ना, उसमें से आपका टाइम कैसे ले लूं मैं। और मैं सबको बता दूं, अभी घड़ी में रात के 11:15 बज रहे हैं। इतना स्केड्यूल टाइट होने के बाद भी भैया ने हमें टाइम दिया है। नहीं, आई एम रियली सॉरी कि मैंने नहीं, आपको नहीं। टाइम 10 बजे का दिया था। वी आर स्टार्टिंग एट 11:15। नहीं। तो भैया मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको उन दिनों से जानता हूँ जब आप कोर्ट में थे, एमपी हाई कोर्ट में एज प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पर। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि लॉ में आप कैसे आए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ पापा आपके डॉक्टर हैं, शायद छोटे भाई भी डॉक्टर हैं, पर आपका ये लॉ का मोटिवेशन और ये कैसे पता चला आपको कि मेरे को लॉ का कोर्स परस्यू करना है? नहीं, ये तो मेरे फादर से क्लास 10th के बाद जब मेरा डिस्कशन हुआ जी। कि 12th के बाद क्या करना है। राइट। अच्छा, मैं फादर को प्रैक्टिस करते हुए देखता था। डॉक्टर बनने की मेरी इच्छा थोड़ी ख़त्म हो गई थी, ओके। क्योंकि उनको एकदम सुबह से लेकर रात तक घर पर भी पेशेंट आ जाते थे। राइट। और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस एकदम बहुत गरीब क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 रुपए 10 रुपए में की। अच्छा। और दिन रात मेहनत करते थे, और रात को भी लोग घर आ जाते थे। जी जी। तो मुझे लगता था कि ये बहुत कठिन काम है ओके। और मुझसे हो नहीं पाएगा। राइट। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने का मेरा मन ख़त्म हो गया था। ओके। फिर मैंने उनसे ही पूछा कि क्या करना चाहिए। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा, देखो 2 काम ऐसे हैं जिसमें आप लोगों की सेवा भी कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। राइट। खुद का जीवन चलाने के लिए अर्निंग प्लस सोशल सर्विस। तो बोले एक पेशा है वकालत का और दूसरा पेशा है डॉक्टरी का। डॉक्टरी करने का मेरा मन ख़त्म हो गया था। तो मेरा तभी से मन था कि अब मैं वकालत करूँगा। ओके। फिर तब तक देश भर में कुछ अच्छे 5 इयर्स लॉ कॉलेजेस शुरू हो गए थे, राइट। जिसको हम इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ कहते थे। 98 में बेंगलोर का शुरू हुआ था जी। तभी 98 में इंदौर में भी और भी कई स्थानों पे ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। तो नेशनल लॉ स्कूल की मैंने एग्ज़ाम दी, पर वहाँ किसी कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। फिर इंदौर में ही 5 ईयर लॉ कॉलेज खुला, तो मैंने 5 इयर्स लॉ कर लिया। ओके। जी। और मैं शुरू से डिबेटर रहा, तो वो एक ऐसी अच्छी केमिस्ट्री हो गई जी। कि एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा वकील। तो मैं इस तरीके से वकील बना। तो मतलब आपने भैया, जहाँ तक मैंने देखा है, आपने एमफिल भी किया है, एलएलबी भी किया है, एलएलएम भी किया है, इवन आपने सर्टिफिकेशन कोर्स जर्नलिज्म में भी किया है, मास कम्युनिकेशन में भी किया है, शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और आपने डिप्लोमा भी किया है साइबर लॉ में। आप
मेरे को लगता है शायद पीएचडी बची है सिर्फ, शायद वो भी आप जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। पर ये आपका जो लॉ वाला जो चीज़ थी, आपकी जो एजुकेशन थी, उसने आपको बहुत सपोर्ट किया मुझे लगता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के लिए। डिप्टी एडवोकेट जनरल आप कैसे बने, और फिर सबसे युवा, और उसके बाद फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल, वो भी सबसे युवा, ये जर्नी कैसी रही आपकी एडवोकेसी में? नहीं, जब मैं 5 इयर्स लॉ कर रहा था जी। तब मेरा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। ओके। मैं संघ की शाखा में जाने लगा। जी। माननीय चिदाम्बरे जी हैं सुदामा नगर में, जहाँ हमारा घर था उसके पास ही रहते थे। राइट। तो वो मुझे शाखा में लेके गए। ओके। तो संघ से संपर्क आने के बाद जीवन में एक अलग परिवर्तन आया, सोचने का, काम करने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। ये समझ में आने लगा कि देश समाज ये क्या है। जैसे मेरे पिताजी मुझे हमेशा इन सब चीज़ों से जोड़े रखते थे। उन्होंने ही मुझे कहा भी कि सारी विचारधाराओं को, सारे फोरम्स को समझना चाहिए। ओके। पर संघ में आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ काम करने से हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। राइट। फिर कॉलेज गया तो विद्यार्थी परिषद से संपर्क आ गया। मैं यूटीडी का पहला संयोजक बना। तो लीडरशिप मुझे लगता है इसी पॉइंट से स्टार्ट हो गई थी। इसी पॉइंट से शुरू हो गई थी। तो एबीवीपी का एक्टिविस्ट बनने से। जी। और उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ओके। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में कई सारी व्यापम के कई सारे विषय थे जो हमने उस समय भी उठाए थे। ओके। तो एक अलग एक्टिविज्म एज अ यूथ लीडर या एज अ स्टूडेंट लीडर शुरू हो गया था। जी। पर 5 इयर्स का लॉ पूरे होते होते मैं एकदम एबीवीपी में सक्रिय रच बस गया था, एक्टिव हो गया था। जी। तब तक कानून की पढ़ाई में, कानून की प्रैक्टिस में कई सारे बड़े चेंजेस आने लगे थे। जी। साइबर लॉ एक ऐसा विषय था जो धीरे धीरे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा था। इम्पॉर्टेंट तो तब तक नहीं हुआ था, राइट। क्योंकि तब तक साइबर रिलेटेड केसेस शुरू नहीं हुए थे। 2000 में आईटी एक्ट भी आ गया था। बिल्कुल। तो मेरा मन ये था कि साइबर की पढ़ाई ज़रूर की जाए। राइट। लॉ कर लिया है, लेकिन कंप्यूटर के ज़माने में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कानून पता हो। तो मैं 1 साल मुंबई गया, वहाँ मैंने रेगुलर डिप्लोमा किया साइबर लॉ में, एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ पुणे से। ओके। लेकिन एबीवीपी का जो संपर्क था उस कारण से मैं वहीं मुंबई से ही ये तय हुआ कि नॉर्थ ईस्ट जाकर विद्यार्थी परिषद के काम को आगे बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में काम करेंगे। पर एकदम डाइवर्स नॉर्थ ईस्ट। वो तो खैर विद्यार्थी परिषद ने आपके लिए जो काम तय किया, मैंने कहा था कि स्टूडेंट एक्टिविज्म, यूथ डेवलपमेंट में जी। जो काम दिया जाएगा वो करेंगे। राइट। तो वो भी मुझे लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देश को, समाज को, काम को समझने की दृष्टि से और देश के उस हिस्से को समझने की दृष्टि से जिसके लिए उस समय तक ये भाव था कि ये देश से कोई अलग हिस्सा है। ट्रू, बिल्कुल। तो वननेस, टुगेदरनेस, एक देश एक संस्कृति को बढ़ाने के लिए मैं और मेरे जैसे कई लोग नॉर्थ ईस्ट में काम करने जाते रहे हैं जी। अभी भी जा रहे हैं। राइट। तो 2-2.5 साल वहाँ रहने के बाद जब मैं लौट के आया तो फिर मैंने वापस अपनी पढ़ाई शुरू की। यहाँ एबीवीपी का काम भी किया, एलएलएम किया, एमफिल किया। और इस बीच में इलाहाबाद में एक गांधी इंस्टीट्यूट है अपनी यूनिवर्सिटी का उनका। ओके। वो डिप्लोमा कराते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं जर्नलिज्म का। जी। पर वो बहुत स्पेसिफिक था कुछ इश्यूज को लेकर, तो वो मैंने सीखने की दृष्टि से किया था। राजीव दीक्षित जी का कभी आपने नाम सुना हो? बिल्कुल। तो उनके जो गुरु थे डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा, ओके। वो ये सर्टिफिकेट कोर्स यंगस्टर्स को कराते थे, ये समझाने के लिए कि ये जो नियो कॉलोनियलिज्म है, राइट, लिबरलाइजेशन जो इस देश में आया है, जी, उसको समझ के क्या किया जाए। ओके। तो वो सर्टिफिकेट कोर्स तो उस तरीके से हुआ है। जी। तब तक 2010 में एलएलएम एमफिल हो गया, मैं विद्यार्थी परिषद से फ्री हो गया। राइट। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना भारतीय जनता युवा मोर्चे का। ओके। 2010 का साल जो है ना वो बहुत जी। अच्छा है मेरे जीवन में। मैं जिनके साथ वकालत करता था
पीयूष माथुर साहब के साथ, जी वो हाई कोर्ट जज बन गए। बिल्कुल तो मैं अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गया। राइट लोगों को सोचना पड़ता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद का ऑफिस चालू करूँ, तो मेरे लिए ये काम अपने आप हो गया। जी क्योंकि जब मेरे बॉस हाई कोर्ट जज बन गए जी तो मैं अपने आप इंडिपेंडेंट हो गया। 2010 में ही मेरी शादी हो गई। ओके 2010 में ही मैं बीजेपी की यूथ विंग का मेंबर बन गया। राइट तो वो साल बड़ा टर्निंग पॉइंट था, कई दृष्टियों से संघर्ष का भी था और कई दृष्टि से आगे बढ़ने का भी था। लेकिन मैंने युवा मोर्चे के काम के साथ साथ वकालत को बहुत मन से किया। जी। उसके साथ कभी कोई समझौता होने नहीं दिया। कोई काम हाथ में लिया तो उसको पूरा किया। राइट और एजुकेशन से रिलेटेड ही केसेस पे बहुत फोकस किया। तो कई स्टूडेंट्स के मुकदमे में फ्री में लड़ता था। कॉलेज या बाकी ऐसे संस्थान जो होते थे उनसे फीस लेके मुकदमे लड़ा करता था। तो धीरे 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 वकालत जम गई। फिर मैंने 2015-16 में जब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में नई टीम बननी थी, तो मुझे कहा गया कि हम आपको डिप्टी एजी बना रहे हैं। ओके तो मैंने कहा ठीक, मैं मन लगा के काम करूँगा। इसके पहले मैंने कभी भी किसी गवर्नमेंट बॉडी का काम नहीं किया। अच्छा ओह मैं पैनल में ज़रूर रहा था स्टेट की, तब भी मैंने लेकिन बहुत काम नहीं किया। एक आध दो बार कभी असाइनमेंट लिया था। ओके पर मैंने अपनी प्राइवेट वकालत की, ना किसी इंस्टीट्यूट का, ना किसी कमीशन का, ना किसी फोरम का कोई ऐसा पैनल लॉयर आप जैसे नहीं ओके कभी काम नहीं किया। मैं सीधे डिप्टी एजी बना और भगवान का आशीर्वाद था। मन लगा के काम किया खूब। जी 3.5 साल डिप्टी एजी के रूप में वो सारे केसेस किए जो मेरे लिए नए थे। जैसे टैक्सेशन पे मैंने खूब काम किया। ओके वेट एक्ट से कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के जितने केसेस थे, इवन टुडे अभी कई सारे ऑफिसर्स कंसल्ट करते हैं मुझसे केस को लेकर बात करने आते हैं। जी जी एक्साइज के केसेस, एजुकेशन के केसेस, नए नए तरह के केसेस मैंने लिए। मेरे एडिशनल एजी थे सुनील जैन साहब। ओके मैंने कहा आप ऐसी सारी फील्ड मुझे दे दो हाँ जिस पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। राइट काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा। और डिप्टी एजी के रूप में काम करने के बाद तो आपका खुद का भी एक विजन, कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो जाता है। बिल्कुल फिर एएजी बनाने की बात आई तो अपने आप एक नेचुरल चॉइस के रूप में राइट मैंने वो 2 साल में भी खूब कोविड के समय जी खूब काम किया। और उस काम में सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने एक 100-125 यंगस्टर्स की पैनल बनाई। और जितनी पिछले 4-5 साल की पेंडेंसी थी, राइट सबको कोविड में रिप्लाई बनाना, उनको मौका देना। ओके तो जो 1 साल 2 साल 4 साल की वकालत के लोग थे, जी 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 उनको हाई कोर्ट में जो एक्सपोजर मिला मेरे साथ, राइट उस कारण से हमारी पेंडेंसी ख़त्म हुई। राइट कई सारे जजमेंट रिपोर्ट हुए और उन लोगों को जो मौका मिला तो वो जी। एक अच्छी टीम डेवलप हुई। एक डायरेक्शन भी मिला, मतलब यूथ को एकदम इनिशियल स्टेज में डायरेक्शन मिल गया। दैट इज़ टू गुड तो भैया अगर मैं देखूं इसके अंदर आपका जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि मन भी समर्पित है, तन भी समर्पित है और ये जीवन भी समर्पित है, और इस देश के लिए, इस धरती के लिए मैं कुछ और क्या नहीं कर दूं। तो ये जो चीज़ थी मुझे लगता है पहले से थी, जब आप एडवोकेट थे उस टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं, जब से आप एबीवीपी से जुड़े, उसके बाद फिर आप आज की तारीख में जब आपका मेयर के लिए नामांकन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये देशभक्ति की भावना या फिर जो आखिरी तबके का जो इंसान है, जो लोग हैं, उनके लिए वो जो सेवा भाव है। मुझे जहाँ तक याद है भैया, आप शायद लीगल एड में भी आपने बहुत काम किया है, और एक मंसूर वाला केस मुझे हमेशा याद आता है जिसमें आपने शायद उस बालिका को जस्टिस भी दिलाया था। तो ये जो अंदर से अनुभूति थी एक आखिरी तबके के लोगों के लिए, क्या इसने हेल्प किया आपको मेयर के टिकट के लिए, बोल सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मेयर का टिकट और वकालत थोड़ा अलग अलग विषय है। ओके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक के रूप में एक भाव तो बहुत प्रगाढ़ता से डेवलप हो गया कि ये जीवन देश को समर्पित है। अपने काम के साथ साथ हम देश समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और जो हमारा काम है जी वो ही राष्ट्र के लिए है। राइट तो हम जितना कर रहे हैं उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। तो वकालत में भी प्रोफेशन के साथ साथ
मैंने कई सारी PIL बिल्कुल राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में, स्टूडेंट्स के हित में, व्यापारियों के हित में, आंदोलनकारियों के हित में लड़ते रहे। जी। तो एक जो बात थी ना कि एक प्रोफेशन के साथ आप सेवा भी कर सकते हो, तो मुझे लगता है वाकई में डॉक्टरी से भी ज़्यादा वकालत का व्यवसाय ऐसा है जो लोगों को न्याय दिला सकता है। राइट। लेकिन वकालत ने मेरे काम में ऐड किया। मैं एज एन एडिशनल AG, एज ए डिप्टी AG, 2 बड़े संभाग थे, इंदौर और उज्जैन। जी। वहाँ सब जगह से जब लोग आते थे तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे पास होता था जहाँ लोगों से बातचीत हो जाती थी, संपर्क होता था। कई लोग जिनके मुकदमे मैंने लड़े, जैसे मैं जब मेयर का इलेक्शन लड़ा तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर और अंदर तक की तहसील तक के गांव के लोग मुझे बिना बताए आए, काम करके चले गए। ओके। तो घर वालों ने बताया कि वो लोग आए थे आए काम थे। करने इसलिए कि तुमने उनका मुकदमा फ्री लड़ा था। पर वो सहज और सरल स्वभाव है आपका, मुझे लगता है कि आत्मीयता तो है। मतलब इसलिए सब लोग बोलते हैं मित्रों के मित्र हैं आप, सबसे बेस्ट। मतलब पुष्य मित्र का नाम भी, मतलब अगर मीनिंग भी देखें तो द बेस्ट फ्रेंड। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है एडप्ट तो करती है भैया। नहीं, वो तो सहज है। आपको जितने आप सहज होंगे उतना लोगों को अप्रोच करना आसान होगा। राइट। ये संभव है कि आप कुछ लोगों के काम नहीं भी कर पाएंगे, कुछ लोगों को मना भी करना पड़ेगा, लेकिन लोग आपके पास आ जाएं, आप उनकी बात सुन लें, जी। ये सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी प्रोफेशन में। राइट। और चूंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था जी। तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करने की अंदर से कहीं ना कहीं इच्छा तो थी। जी। जी। फिर BJP में मैं रहा, ABP में रहा, तो पब्लिक की पॉलिटिक्स, पब्लिक के लिए काम करने का मन तो था ही। राइट। तो वो एक भाग्य से, सौभाग्य से अवसर आया इंदौर की सेवा करने का। जी। जी। तो सबसे पहले जब आप मेयर का चुनाव जीते तो आपने विजयी जुलूस नहीं निकाला। मतलब एक नया, आपने, मुझे लगता है कि एक प्रेरणा थी ये चीज़ कि मैंने देखा है छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी सी छोटी जीत के लिए भी जुलूस निकलते हैं। पर आपने जो विजयी जुलूस ना निकाला, उसके पीछे क्या रीज़न था? देखिए, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। जो मैंने चुनौती ली थी वो ली थी ट्रैफिक की। राइट। भाई सामान्यतः लोग छोटे गोल्स लेते हैं। जी। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे कठिन काम अपने हाथ में लिया। पहला जो उनका गोल था, स्वच्छ भारत मिशन, बिल्कुल। जो उनका प्रिय विषय भी है, और देश में उसको लागू करवाना, उसके लिए लोगों को प्रेरित करना सबसे कठिन है। राइट। अभी भी लोग सड़कों पे कचरा फेंकते हैं, बिल्कुल। इतने आग्रह, इतने आह्वान, इतनी IC एक्टिविटीज़ के बाद भी। तो उन्होंने सबसे कठिन काम अपने हाथ में लिया था, और जब उसको लिया और आज 10 साल में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो स्वच्छता को लेकर इतना बड़ा सर्वेक्षण करता है। राइट। जो 77 अर्बन लोकल बॉडीज़ से शुरू हुआ था और आज 4773 अर्बन लोकल बॉडीज़ में वो सर्वेक्षण होता है, उसमें इंदौर नंबर 1 रहता है। बिल्कुल। तो जो नेक्स्ट चैलेंज था वो था ट्रैफिक। राइट। तो मैंने उस चुनौती को लिया कि हम इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाएंगे। ओके। ओके। तो हमने कठिन काम अपने हाथ में लिया है। राइट। हो सकता है कि हम इसमें पूरे सफल ना हों, लेकिन इस चुनौती को लेकर जितना आगे बढ़ेंगे जी। उतनी तो सफलता शहर के लिए होगी। ट्रू। बिल्कुल। जी। मेरी असफलता विफलता प्रश्न नहीं है, जी। शहर की सफलता और उसमें जो लक्ष्य लिया है उसमें हम कितना पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल। तो मान लो हम 100% 5 साल में नहीं कर पाए, पर 50% भी कर पाए बिल्कुल। तो वो शहर के लिए उपलब्धि होगी। तो जब हमने ट्रैफिक की चुनौती ली तो खुद ही आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। अब आप खुद ही अगर जुलूस निकाल के ट्रैफिक जाम करोगे तो उसका ये सोच भी रखना, मतलब क्योंकि हमने ऐसे कई सारे काम किए। ओके। खुद सिग्नल पे खड़े होकर लोगों को हम अवेयरनेस करते हैं, महीने 2 महीने में एक बार। बिल्कुल। हमने कई सारे ट्रैफिक के अवेयरनेस के कैंपेन शुरू किए। इंदौर में पहली बार नो कार डे मनाया। राइट। उसको इतना प्रतिसाद दिया जनता ने, जी। जी। तो 20% कारें सड़कों पर कम उतरी। राइट। और एक वो मैंने वो भी सुना था, रेड लाइट ऑन, इग्निशन ऑफ। राइट। तो ये ऐसे कई सारे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला प्रदेश का पहला शहर है। जी। जी। जहाँ 50 चौराहे इंटीग्रेट हैं। बिल्कुल। आप 5S पे काम करते हैं, जहाँ तक मतलब मैं आपकी प्रोफाइल भी पढ़ रहा था और दिखता भी है इंदौर शहर में। सबसे पहले आता है स्वच्छता, जिसका तो हम जानते ही हैं कि इंदौर 7 बार लगातार जीत चुका है। इवन अगर हम COP 28 की भी बात करूं, शायद उसमें आपको एक इन्विटेशन भी था और उसमें आपने अपनी बातें भी रखी थी।
यूएनएफसीसी का था शायद, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, उसमें आपके एम्बिशियस क्लाइमेट कन्वेंशंस या क्लाइमेट चेंज की आपने क्या बातें रखी थी मिथेन को कट करने के लिए? क्या इंदौर का कुछ प्लान है ऐसा कि हम एयर पॉल्यूशन को कर्ब कर सकते हैं? देखिए, COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारे विषय रखे थे क्लाइमेट एक्शन को लेके। जी जी। COP28 में जहाँ मुझे जाने का अवसर मिला, सो दैट वाज द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दैट एवरी लोकल बॉडी और द बिग सिटीज शुड हैव देयर ओन लोकल क्लाइमेट एक्शन प्लान। ओके। तो वो डिस्कशन उस लेवल पे था कि अब ये हाई टाइम है कि अब लोकल क्लाइमेट एक्शन प्लान होने चाहिए। देश का तो है ही, बिल्कुल। शहरों के अपने एक्शन प्लान होने चाहिए। तो जब बाकी शहर इस बारे में बात कर रहे थे कि ये लोकल क्लाइमेट एक्शन प्लान होना चाहिए, होगा तो कैसे होगा, हमने लेकिन जब अपनी बात रखी तो हमने कहा कि हमारा लोकल क्लाइमेट एक्शन प्लान रेडी है। ये हमारा क्लाइमेट एक्शन प्लान है जिस पे हम Okay. काम भी कर रहे हैं। इट वाज प्रीवियसली लाइक रेडी Yes, था अपने पास। yes. तो कई सारे काम हम पिछले 1 साल में कर रहे थे, इसीलिए देश भर में स्वच्छता के साथ साथ जी। क्लीन एयर इनिशिएटिव्स जिस शहर ने सबसे ज़्यादा लिए, Okay. उसमें भी हम नंबर नंबर 1 1 है। है। राइट। सो वी हैव आवर प्लान रेडी, जिस पे हमने एग्जीक्यूशन भी शुरू किया, जिसमें वो जो रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ जो है, Okay. वो उसी का एक छोटा कैंपेन है ओके ओके। अपनी हवा को शुद्ध करने के लिए। राइट। तो उसमें जैसे अपना ग्रीन कवरेज बढ़ाना है, जी। इंडस्ट्रीज से कम पॉल्यूशन हो, Right. ग्रीनरी कैसे बढ़े, ओके तो ये कई सारे विषय थे जो रेडी थे। ओके। तो COP28 फॉर इंदौर वाज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। राइट। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि पहली बार शायद रिप्रेजेंटेशन था। दूसरा ये था कि जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि क्लाइमेट एक्शन प्लान बनना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, लेकिन जिन बड़े देशों ने, जिन कंट्रीज़ ने ग्लोबली दुनिया के क्लाइमेट प्लान को, क्लाइमेट को डिस्टर्ब किया है ग्रीन गैसेस जी। Emission emit से। करके। जी। उनकी ये ड्यूटी है कि वो इसको कंट्रोल करने के लिए पैसा खर्च करें। ओके। भाई जिन देशों ने नहीं की ग्रीन गैसेस राइट इमिशन, राइट राइट। बिल्कुल। तो वो हमारा भी यही कहना था कि तो वही कार्बन फाइनेंसिंग की बात फाइनेंसिंग थी। जो है, क्लाइमेट Okay. फाइनेंसिंग कैसे Okay. होगी। ओके ओके। तो मतलब ये एक रेवेन्यू जनरेशन का भी पार्ट रहेगा हमारे लिए, कार्बन फाइनेंसिंग की बात करूं या फिर कार्बन क्रेडिट्स की मैं बात करूं, तो ये चीज़ हमारे इसमें एडप भी होंगी। तो इंदौर तो ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर रहा है। हम अपने कार्बन क्रेडिट्स, EPR, प्लास्टिक क्रेडिट भी ले रहे हैं। राइट। जैसे हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सूखा जी, गीला कचरा जी, प्रोसेस जी, करके जी। जो हम CNG बना रहे हैं या प्लास्टिक नॉन प्लास्टिक को रीप्रोसेस कर रहे हैं, राइट। उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्लाइमेट को जो सपोर्ट हो रहा है, तो वो कार्बन क्रेडिट्स हमको मिल रहे हैं। मिल ही रहे हैं। अभी हम जैसे जलूद में सोलर प्लांट लगा रहे हाँ, हैं, मैं तो उसकी बात करने वाला था, ग्रीन बॉन्ड की जो। कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। राइट। तो एक अलग ही कंसेप्ट था ये, मतलब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ इनिशिएटिव इन इंडिया। मैंने किसी भी ऐसे पब्लिक बॉडी का नहीं देखा कि उसने ऐसे कुछ बॉन्ड्स रिलीज करे हैं। इवन आप अगर चाहते या नगर निगम अगर चाहती तो आप बैंक से लोन भी ले सकते थे, उस पर शायद 7-8% देकर वो लोन रीपे भी हो जाता। बिल्कुल सही कहा पर ये आपने। जन भागीदारी मुझे लगा लगता कुछ। है थोड़ा आधा % सस्ता भी मिल जाता। हाँ। लेकिन क्या है कि इंदौर जन भागीदारी का मॉडल है, राइट। और देश भर में पहली अर्बन लोकल बॉडी है जो अपना खुद का पब्लिक इशू लेके आई। ट्रू। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, जी। और ये इसलिए भी सही है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी जब 23-24 का बजट भाषण पढ़ रही थी, जी। तो वो ये कह रही थी कि नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट लोकल बॉडी शुड कम अप विद देयर सॉवरेन बॉन्ड्स। ओके। आई वॉज वेरी हैप्पी सिटिंग इन माई ड्राइंग रूम जब मैं उनको देख रहा था और सुन रहा था जी। कि हमको सेबी से परमिशन मिल गई है ग्रीन बॉन्ड्स अपना पब्लिक इशू लाने के लिए। ओके। तो देश की जनता की सहभागिता से एक शहर अपना सोलर प्लांट डालने के लिए पैसे इकट्ठा करता है और सोलर प्लांट लगाने की तैयारी करता है। राइट। लेकिन उसमें सबसे खास बात ये रही कि हमने इशू 3 दिन के लिए खोला था फॉर 245 CR, और 3 दिन में वो इशू बंद हुआ 721 CR पे। ओह। और उससे बड़ी बात ये थी कि देश के 28 राज्यों के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। भरोसा है, मतलब भरोसा, ट्रस्ट दिखाता है ये। ट्रस्ट दिखाता है इंदौर के प्रति। बिल्कुल। और पहला बॉन्ड ऐसा जो कि पब्लिक की तरफ से, मतलब पब्लिक बॉडी की तरफ से आया है।
सो इट इज़ एक्चुअली अ ट्रस्ट। बिल्कुल। तो ये जलूद वाला बहुत कुछ काम मुझे लगता है कि हमारी पानी की समस्या जो है, जैसे मुझे लगता है कि शायद ये 4th फेज़ होगा हमारा नर्मदा को लाने वाला इंदौर शहर के लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि हमारा पानी जो है सबसे महंगा है। मतलब इंदौर वासियों को जो पानी मिलता है वो सबसे महंगा मिलता है, लगभग 27 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से हम लोग पानी यूज़ करते हैं, जो 21, जो कि ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 8 to 10 रुपीज़ पर किलो लीटर का है दूसरी जगह। क्या ये समस्या हल होगी हमारी उससे? ये देखिए, जलूद में जो हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कट करने के लिए है। इंदौर का जो सबसे बड़ा खर्चा है जी जी, वो जलूद में पानी को पंप करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है राइट उसका बिल है। राइट, इसलिए पानी महंगा है। जी, करीब जी। 300 करोड़ रुपए साल का बिजली के Spend बिल होता पे खर्चा होता है पानी को जी, पंप करने के लिए। ओके, फिर पंप करके ग्रेविटी से वो इंदौर तक पहुंचता है। राइट, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और फिर घरों तक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो खर्चा आता है करीब 450 करोड़ सब मिला के। 300 करोड़ वो और 150 करोड़ ये। बिल्कुल, हमारा इसका रेवेन्यू जनरेशन जो लोगों से हम यूज़र चार्जेस लेते हैं वो करीब जाता है 80-90 करोड़। राइट, हाँ, वो भी पूरे मिल जाए इसकी श्योरिटी नहीं होती है। हाँ, बहुत ही कम है वो तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है उसको कम करने के लिए वो सोलर प्लांट लगाया है। तो सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जी, वो उस इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को बहुत ही मिनिमाइज कुछ लेवल पे मिनिमाइज करेगी। पूरा तो नहीं करेगी जी, उसका एक फेज़ और अभी लाना पड़ेगा। ये 60 मेगावाट है तो एक 40 मेगावाट का और कुछ कर सकते हैं। राइट, उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग, अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं कर रहे हैं हम, जो नेचुरली यूज़ कर सकते हैं। पर अब उसमें जो दूसरा आपका प्रश्न है कि नर्मदा जी का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तीनों मिला के करीब 450 mld 500 mld पानी इंदौर को मिल रहा है ओके, और उतनी हमारी आवश्यकता भी है। राइट, लेकिन ये आज की आवश्यकता को पूरी करता है। हमको थोड़ा लंबा सोच के ये करना पड़ेगा कि 2040 में भी पानी मिलता रहे। ट्रू, बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत 2 में जो हमको पैसे दिए या जो देने वाले हैं, और मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो अपना शेयर उसमें देगी, वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। ओके, मध्य प्रदेश का शेयर ज़्यादा है, केंद्र का योजना है, और जो बचेगा करीब 15-20% वो हम मिलाएंगे। ओके, तो हमने उस पैसे में ये प्लान किया कि चौथे चरण को इंदौर लाया जाए। राइट, नई पाइपलाइन डले, नया पंपिंग स्टेशन बने, नया ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए, ताकि 2050 तक की जो आवश्यकता है जी, वो अभी से पूरी हो जाए, मेट हो जाए, उसकी तैयारी हो जाए। बिल्कुल, तो वो नर्मदा जी का चौथा चरण करीब 2040 तक की तैयारी तो कम से कम हो ही जाएगी। जी। मतलब स्वच्छता के मामले में तो देखा जाए तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कोई शायद दूसरे शहर और हमारे यहाँ स्टडी करने आते हैं। इवन मुझे लगता है कि शायद 3 ही जगह ऐसी थी, एक इंदौर, एक नैरोबी और एक और कोई और कंट्री, जहाँ सेलेक्ट किया गया था सीवेज ट्रीटमेंट के लिए या स्वच्छता के लिए, या हम लोग एयर क्वालिटी को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें इंदौर भी शायद एक शहर था आउट ऑफ 3। इंदौर, नैरोबी और जकार्ता, जकार्ता, ओके, ये 3 ऐसे शहर हैं जिसको यूएसएड ने और क्लीन एयर इनिशिएटिव एक शुरू हुआ है। जी जी, इन शहरों में स्टडी करना और इनकी एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी तैयारी करना, उसके लिए फंड करना। तो वो इन तीनों शहरों को मिलाकर वो प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब मेरा टॉपिक का डिस्कशन इसलिए मैं ये रख रहा था क्योंकि हमारे यहाँ पे जनता को बहुत बेसिक चीज़ें पता हैं, पर ये हम लोग इस लेवल पे पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोग देश में नहीं, सभी मतलब पूरे ग्लोब में अगर हम जाने लग गए कि हम लोग एयर क्वालिटी पे क्या काम कर रहे हैं, हम लोग सैनिटेशन पे क्या काम कर रहे हैं, हम लोग COP28 में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशंस और सेमिनार्स दे रहे हैं, तो हम इंदौर आज उस लेवल पर पहुंच चुका है। तो सबको इवन पता चलना चाहिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, इवन हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के मामले में हम कहाँ पहुँच चुके हैं। भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसके अंदर, अब सुरक्षा की स्थिति अगर हम देखें आज की तारीख में, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि DPS का एक बस का एक्सीडेंट हमने देखा था। अभी कुछ ही टाइम पहले हमने देखा कि सत्यसाई स्कूल की बस का पीछे से किसी ने टक्कर मारी, उसका एक्सीडेंट हुआ। रैश ड्राइविंग, ये इशू बना हुआ है ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी और स्कूल बसेस में मेनली मैं देख रहा हूँ। इसका कैसे हम लोग कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें क्या स्कूल प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए? क्या इसमें हम लोग रीरूटिंग करें बसेस की? क्या उसको BRTS में हम अलाउ करें? क्या हो सकते हैं सॉल्यूशंस इसके, स्पेसिफिकली स्कूल बसेस के लिए? सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्कूल्स के लिए तो स्ट्रिक्ट कंडीशन है, राइट, फिक्स्ड उनकी स्पीड लिमिट है,
राइट। लेकिन फिर भी देखिए क्या है, घटनाएं और दुर्घटनाएं जी जी। ये कई बार खुद की गलती से होती हैं और कई बार दूसरों की गलती से भी हो जाती हैं। राइट। तो हम जितना प्रिवेंशन कर सकते हैं करें। जी। एक स्कूल बस की दृष्टि से एक सुझाव ये हो सकता है कि उनको बीआरटीएस में परमिशन दे दें, एक रास्ता है उसका। राइट। लेकिन स्कूल बसेस की तो स्पीड लिमिट, बहुत ज़रूरी उसमें है। प्रॉपर उनके सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हों, उसमें हाईकोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं क्या क्या करना है। सब स्कूल को उसको फॉलो करना चाहिए और आरटीओ को उसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। राइट। भैया उसमें मतलब ऐसे सुझाव भी आए थे, जैसे हम लोग बेसिकली अगर देखें तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, पर ये जो बच्चे हैं बैठे हैं, क्या बसेज में भी सीट बेल्ट होने चाहिए? जो छोटे बच्चे हैं जो कि आज 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड 50-60 की चल रही है, एकदम से ब्रेक लगाया तो उस बच्चे का क्या है उस टाइम पे? तो क्या बसेज में भी ऐसा मॉडिफिकेशन हो कि सीट बेल्ट का प्रोविजन होना चाहिए आइडियली। तो जो भी आइडियल कंडीशंस हैं चाहिए? राइट। वो मिलना चाहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। राइट। एक आपने स्टार्ट करी थी इंटर्नशिप विथ मेयर, उसका रिस्पांस मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आया है, और क्या अब आगे भी ऐसा होगा कि रेगुलर बेसिस पे ये स्टार्ट हो जाए कि कॉलेज के स्टूडेंट्स सीख पाएँ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कैसे वर्किंग है, नगर निगम की? इट्स एन कंटिन्यूस प्रोग्राम। ओके। और फॉर एवरी 45 डेज हम बैच सेलेक्ट करके नगर निगम के अलग अलग 42 डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स को भेजते हैं लाइव वर्क एक्सपीरियंस को लेकर। ओके। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, राइट। वो सीखना और उसको और अच्छा किया कैसे किया जा सकता है उसका सुझाव देना। ओके। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग रजिस्टर करते हैं, हम उनको स्क्रीन करते हैं और उनको स्क्रीन करके फिर 45 दिन तक उनको सिखाने का काम करते हैं। तो इसके हमको कई सारे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। राइट। जो बच्चे वहाँ आए उन्होंने सिटी ट्रांसपोर्ट को लेकर सुझाव दिए। ओके। स्मार्ट सिटी में जो बच्चे थे उन्होंने स्मार्ट बिन बनाए, रोबोट्स बनाए। ओके। तो अच्छा हमको फीडबैक आ रहा है। पर ये नवाचार बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब मैंने देखा है जब से आप कुर्सी पे आए हैं उसके बाद बहुत सारे इनोवेशंस और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आपको मैं देखता हूँ हमेशा कि आप जनप्रतिनिधि होके आप लोगों के बीच में जाके समस्याएं सुनते हैं। बहुत बार देखा है कि आप बसेस में भी ट्रैवल करते हैं, साथ में उनसे समस्याएं भी पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको। तो ये इनिशिएटिव मुझे लगता है कि इस कुर्सी के सम्मान के साथ एक लास्ट लेवल तक जाके उनसे फीडबैक लेके फिर कुछ स्कीम्स को रोटेट करना और इवॉल्व करना, ये आपके वर्किंग स्टाइल में मैंने देखा है और नोटिस भी किया है। देखिए, जैसे देश की आज़ादी के बाद लोगों की सोच में परिवर्तन आया और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो हर व्यक्ति के मन में देश को लेकर एक अलग भाव है। बिल्कुल। और जनरेशन चेंज के साथ अब लोग अपने जनप्रतिनिधि को अपने बीच में देखना चाहते हैं। राइट। और जब तक आप उनके बीच में नहीं जाएंगे उनकी कोर समस्याएं आपको समझ नहीं आएंगी। दुनिया के आप किसी भी बड़े देश में देख लीजिए, जितने जनप्रतिनिधि हैं वो एक सामान्य नागरिक की तरह ही रहते हैं। जी जी जी। दूसरा, कोई नया आदमी अगर किसी सिस्टम में आया है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि मैं आया हूँ, मेरी जगह और भी कहीं बहुत सारे लोग आए हैं। बिल्कुल। मुझसे कम उम्र में लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बने हैं, मेयर्स भी बने हैं। तो वो जो लोग जहाँ भी आए हैं, तो वो नया आदमी आएगा तो उसने जितना नया देखा है उसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। राइट। और तभी सिस्टम भी नया होगा। उसके अपने चैलेंजेस हैं, वो अलग बात है। बिल्कुल। राइट। लेकिन यदि कोई नया आदमी आए तो उसको कुछ नएपन के साथ ही काम करना चाहिए। बिल्कुल। वह कुछ 2-3-4 क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। सबसे पहले तो इसमें या तो सच होगा वो, या तो अफवाह हो सकती है, या हो सकता है। इसके सिर्फ 3 ही आंसर होने चाहिए। जब मतलब लोग ऐसा कहते हैं, और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने डायरेक्ट रख रहा हूँ, जब पुष्यमित्र भार्गव जी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे तब यह चर्चा थी कि नेक्स्ट 3 से 4 साल में आप जस्टिस पद के प्रबल दावेदार होंगे। सच है। दूसरा, मेयर पद के लिए बीजेपी ने इनोवेटिव और यंग कार्ड खेला था युवा शक्ति और नई टीम बिल्ड करने के लिए। तो क्या आज प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको भी मौका
इसी सीक्वेंस में दिया गया है जिसकी शुरुआत आपसे 2 साल पहले हुई थी। डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना ये तो केंद्र का निर्णय था, और प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना जो खेलों से जुड़ा हो, आध्यात्म संस्कृति से जुड़ा हो, जिसको टूरिज़्म का बहुत लंबा अनुभव हो। राइट। मुझे लगता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी उस आधार पर मध्य प्रदेश में नई लीडरशिप देने की दृष्टि से ही उनका सिलेक्शन हुआ है। एक नई सोच और नई शक्ति, युवा शक्ति जिसे बोल सकते हैं। ओके। अभी भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे मैं अगर बोलूं कि ट्रैफिक के मामले में अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट थी स्मार्ट स्टडी की, स्मार्ट AICTCL की, एक स्वट एनालिसिस किया था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। उसमें बताते हैं कि अगर 10% प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा लोग परचेस कर लेंगे तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि 60% कंजेशन बढ़ जाएगा ट्रैफिक का। तो एक समस्या तो मुझे लगता है ये है, जैसा मैंने सुना भी है कि जब धनतेरस होती है तो लगभग 3 से 4 हज़ार टू व्हीलर्स एक साथ खरीद ली जाती हैं, और इंदौर की जनता लगभग आज के समय में 35 से 40 लाख है, पर हमारे पास जो गाड़ियां हैं घर में लगभग 22 से 25 लाख के आसपास गाड़ियां हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है बनी रहेगी और आगे तक, क्योंकि इंदौर एक बढ़ता हुआ शहर है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड और एक मॉडर्न शहर है। अब आगे को थोड़ा सा देखते हुए, कंजेशन को देखते हुए, क्या हमें मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा? जैसे मेट्रो आ रही है, BRTS क्या आगे और लेंथ में बढ़ना चाहिए? क्या ई रिक्शाज और ऐसे और चीज़ें जो कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को बताएं आगे शहर के लिए, वो क्या हो सकती हैं? और देखिए से इस सब पे काम शुरू हो गया है। इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है, BRTS ऑलरेडी बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। राइट। और आप दुनिया के किसी भी बड़े शहर को उठा के देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती जनसंख्या और गाड़ियों की संख्या में कम ही पड़ता है। बिल्कुल। तो जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वो कम ही पड़ेगा। राइट। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उसका सॉल्यूशन है। दिल्ली की मेट्रो उसकी लाइफलाइन बन गई है, ऐसा हमने सोचा नहीं था। उसके बिना चल भी नहीं सकते। चल नहीं सकते। बिल्कुल। तो आज हम मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं, BRTS पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो साइकिल का, टू व्हीलर का उपयोग ज़्यादा करें, कार का उपयोग कम करें। तो ये सब उसी की तैयारी है, और ये भी सॉल्यूशन यही है कि हम अपनी आवश्यकता को कम करें और ऐसे मोड्स को प्रमोशन करें जिससे कंजेशन कम हो। राइट। उसी रिपोर्ट में लिखा था भैया कि 0.045 बसेस पर 1000 पर्सन आज हमारे इंदौर में है, जो कि एक नॉर्मल एवरेज रहता है 0.4 से 0.6 बस पर 1000 पर्सन। तो क्या अब और बसेस हमको बढ़ानी पड़ेंगी? As on today we need around 950 buses ओके ओके। to cater the exact need of the public transport। हमारे पास अभी 600 सवा 600 हैं। तो हम उसी का प्लान बना रहे हैं कि वो सब प्रोक्योर करके किसी अच्छे सिस्टम से ला के जी हम उसको जो हमारी आवश्यकता है उसको पूर्ति कर लें। राइट। तो अभी मतलब मुझे लगता है कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन लगभग मुझे लगता है कि अब फर्स्ट फेज बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। ट्रायल रन ऑलरेडी हो चुका है और मुझे लगता है 2027 तक जो प्लान, जो चीज़ें हमने देखी, जो रिव्यू किया है, राइट, उसमें मुझे लगता है कि 2027 तक हम उसको चालू करने की स्थिति में रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नगर निगम करती है, दैट इज़ अभी जो अब इंदौर को ज़रूरत है वो है डिमोलिशंस, जो कि अवैध जो कंस्ट्रक्शन हो गए हैं या अतिक्रमण जहाँ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नगर निगम को अब ध्यान देना पड़ रहा है। इसमें जन भागीदारी का कितना महत्व है, क्योंकि हमने पहले कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे निगम और जनप्रतिनिधि आमने सामने हो गए हैं। नहीं, देखिए उसको आपको एक अलग दृष्टि से समझना पड़ेगा। मकान लीगल कॉलोनी में खरीदना, नक्शा पास कराना और उसको बनाना, ये आइडियल और आदर्श स्थिति है जी। लेकिन देश में जितनी जनसंख्या है, आसपास की जगहों से जो गरीब लोग काम की तलाश में यहाँ आते हैं और जहाँ जगह मिलती है अपनी छत बना के रहने लग जाते हैं। बिल्कुल। फिर 20 साल बाद 30 साल बाद हमको लगता है कि यहाँ रोड बनाना है और उनके मकान तोड़ने पड़ेंगे, वो एक अलग स्थिति हो सकती है जी। लेकिन आने वाले लोगों के लिए और उनको घर मुहैया कराने की दृष्टि से तो उनको ऑल्टरनेट्स देते हैं, अलग घर देते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं। जी।
कॉलोनियों में एक आध दो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाए तो वो तो नहीं होना चाहिए और उसको तोड़ना भी चाहिए। राइट। उसमें कोई जनप्रतिनिधि इंदौर में आपत्ति करता भी नहीं है। जी जी। हमारे जनप्रतिनिधि लोगों के हित के अधिकारों के लिए बात करते हैं राइट। कि अगर कोई 20-25 साल से कहीं रह रहा है तो उसका हम कुछ ऑल्टरनेट व्यवस्था करें पहले और फिर उसको हटाएं। बिल्कुल भैया, जैसे 22 हमारे पास जोन्स बनाए हैं और आप ही कहते हैं कि अब आपके पास 22 मेयर्स हैं, तो अब मुझे लगता है कि हर मेयर का काम, मतलब हर जो जोन का एक काम है, क्या कितना डिसेंट्रलाइज हो चुका है और कितने एक्टिव हो चुके हैं अब वो? क्या उनकी तरफ से बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आना चालू हो गए हैं? जब आपकी सभा लगती है काउंसिल मीटिंग्स में, क्या उनकी तरफ से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसका अब सही में मंथन चल रहा है? एक इंडिया में जैसे एक पब्लिक अफेयर इंडेक्स निकलता है जिसमें स्टेट्स की रैंकिंग हो जाती है पैरामीटर्स के हिसाब से। एक मॉडल मैंने ट्राई किया था जब मैं सीएम ऑफिस में था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स बनाया था जिसमें हमने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग करी थी कि पुलिसिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन में वो क्या पैरामीटर फॉलो कर रहे हैं और रैंकिंग क्या है। क्या हम इंदौर गवर्नेंस इंडेक्स या इंदौर गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकते हैं जिसमें कि हम बिल्कुल करना चाहिए, 22 जोन्स की रैंकिंग कर पाए? बिल्कुल करना चाहिए जी। और अभी काम के डिसेंट्रलाइजेशन की दृष्टि से जोन से ज़्यादा नगर निगम आने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। राइट। पर अब जो जोन के नए अध्यक्ष बने हैं जी जी। वो उसको कैसे अलाइन करेंगे, उसके साथ इंटीग्रेट होकर सारी योजनाओं को लेकर लोगों तक जाएंगे, जी। उसके रिजल्ट्स तो अभी आने शुरू होंगे। बिल्कुल। पर वार्ड कमेटी का प्रोविज़न भारत के संविधान में है। राइट। राइट। भारत के संविधान में एमआईसी का प्रोविजन नहीं है, नहीं एमआईसी है। का प्रोविजन कॉर्पोरेशन एक्ट में है। जी। तो वार्ड कमेटी का महत्व इस बात से पता संविधान। चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल है। राइट। तो जो संविधान का प्रोविजन है वो सही अर्थों में इम्प्लीमेंट हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी। राइट। तो ऐसा कुछ गवर्नेंस इंडेक्स अगर बन जाए, मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी और सभी वार्ड्स जो हैं या सभी जोन्स जो हैं अगर उस रैंकिंग में आ जाएंगे तो सबके अंदर एक प्रतिस्पर्धा रहेगी, एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा रहेगी। और मुझे लगता है फिर ये एक नवाचार ही होगा इंदौर के लिए, देश देख पाएगा कि हाँ, इनके यहाँ पे इंदौर में भी ऐसा रैंकिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है। बिल्कुल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल होना चाहिए, हम करेंगे भी आपके सुझाव के आधार पर। राइट। भैया कुछ फाइनल क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ इस सेशन को थोड़ा लंबा ना रखते हुए। आप बहुत ही मतलब एक आपका मैंने स्टेटमेंट सुना है कि हम सबकी है जिम्मेदारी, इंदौरी युवा बने देशभक्त और संस्कारी। इस पे आप एक्चुअल में युवाओं से आज के, चूंकि हम अभी एक रेप्लिका देखा है हमने राम मंदिर का, जो कि एक और नवाचार था जिसमें हमने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किया है। संस्कार भी हम देख पा रहे हैं कि लोग देशभक्त भी बन रहे हैं, एक राम मंदिर के आने से राममय माहौल भी हो चुका है। पर देशभक्ति और संस्कार कैसे मिलाए आज का युवा और फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करे? कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। जो देशभक्ति है वही संस्कार है। राइट। अपने काम के साथ आप देश के लिए क्या कर सकते हो उसका विचार करो, और जो काम आपका है उसको आप 100% एफिशिएंसी एफर्ट्स के साथ करिए, तो वही देशभक्ति और वही संस्कार है। ओके। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस 23 मार्च को जो कि शहीद दिवस है, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा इस 23 मार्च को? क्या हम कर सकते हैं और क्या जागृति होनी चाहिए? हम तो पिछले 20 सालों से हर साल 23 मार्च को इन तीनों क्रांतिकारियों के विचार की मशाल लेकर निकलते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए। और हर बार और इस बार भी एक ही मैसेज है कि 21 साल 23 साल की उम्र में जो नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम सकते हैं देश के लिए, और केवल फांसी के फंदे को नहीं चूमा, एक बड़ा क्रांतिकारी मूवमेंट इस देश में देश की आज़ादी के लिए खड़ा किया, पढ़ के, लिख के और अपने अलग ढंग से असेंबली में बम फेंक के लोगों को जागृत करके। बिल्कुल। तो उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ थी जी। और उस समझ के आधार पर उन्होंने देश को नई दिशा देने का काम किया, उस कम उम्र में आभाओं में रहकर। आज हमारे पास सारे संसाधन हैं जी, दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, तो ऐसे में अब देश के लिए मरने की तो ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देश के लिए जीने की ज़रूरत है। तो थोड़ा बुरी आदतों से, नशे से दूर रहकर जी,
हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कोई एक छोटा अच्छा काम कर लें, वही हमारी सहभागिता होगी। सबसे पहले तो भैया आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब होली आने ही वाली है और हम सब जानते हैं कि इंदौर को सभी लोग देखते हैं, भले ही वो रंग पंचमी हो, भले ही होली हो, भले ही होली की गैर हो। इस होली पे क्या मैसेज आपका इंदौर वासियों के लिए? देखिए, इंदौर ही अपने आप में होली का पर्याय है। ट्रू। इंदौर जो है ना, अलग अलग रंगों को अपने में समेटे हुए है। जी। राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो, साउथ का हो, जितने रंग हैं इंदौर में हैं। बिल्कुल। इसलिए यहाँ आने वाला ना राजस्थानी है, ना बंगाली है, ना मराठी है, ना बुंदेली है, ना साउथ इंडियन है, वो इंदौरी है। जी। और जो इंदौर के रंग में एक बार रंग गया, वो दुनिया में कहीं रहे, जी। वो इंदौरी रहता है। तो इंदौरी रंग सब पर चढ़ा रहे। और होली का उत्साह जो है, होली का जो त्यौहार है, मेरा तो बहुत प्रिय है। जी। मैं तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो खूब मस्ती से आप होली खेलिए, पानी से भी खेलिए, कोई मनाही नहीं है। एक दिन ये इम्पोर्टेंट है, ये सुनना चाह रहे थे सब लोग। एक दिन थोड़ा जल संरक्षण नहीं करेंगे तो भी चलेगा। Right. जैसे अभी तो 29 फरवरी भी है, तो मैं कह सकता हूँ बाकी 365 दिन आप जी। पानी का बहुत संरक्षण हम करते ही हैं। लेकिन एक दिन ये त्यौहार बहुत मन से, आनंद से हम खेलें। और इंदौर की जो रंगपंचमी है वो पूरी दुनिया में फेमस है। इसलिए इस बार हम इस गैर में जो नगर निगम की गाड़ियां चलती हैं, नगर निगम की गैर जो शामिल होती है जी। उसमें हमारे दुनिया भर में रहने वाले इंदौरियों के लिए भी एक रथ बना रहे हैं। ओह, क्या बात है। एक फाइनल क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है और कैसे उसको हम लोग आगे, जो भाजपा का मोटिव है 400 पार, उसको कैसे लेके जाने वाले हैं? देखो, मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा चुनाव होगा जी। जब लड़ने वालों को, वोट डालने वालों को, लड़वाने वालों को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बन रही है। और इसलिए बन रही है कि अब भारत जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनेगा। 100%। बिल्कुल। लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि ये जो सरकार बन रही है, ये जनता की आकांक्षा, अपेक्षाओं और उनके विचारों से बने। जी। इसलिए हमने लक्ष्य लिया है अपनी मैनिफेस्टो कमेटी के थ्रू कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सुझाव विकसित भारत की लिए आए, ओके। दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने के लिए आए, जी। समाज के अंतिम आदमी के विकास के लिए आए। और वैसे भी विकसित भारत की तो गारंटी है ही मोदी जी, तो उस गारंटी को किन आधारों पे पूरा करना है, वो आधार लोगों के बीच से निकल के आए। Right. तो हम अभी अपना संकल्प पत्र का अभियान पूरे मध्य प्रदेश में और देश में चला रहे हैं, जी। जिसमें 90-90-90 2024 पर मिस्ड कॉल करके लोग मैनिफेस्टो के लिए सुझाव दे सकते हैं। ओके। नमो ऐप पे दे सकते हैं। रथ हर लोकसभा में घूम रहे हैं, उस पर पेटियाँ लगी हैं, उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। बीजेपी के कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उस पर दे सकते हैं। ओके। तो ये कैंपेन अभी चल रहा है। इसके माध्यम से लोग मोदी जी से क्या चाहते हैं, बीजेपी की तीसरी बार बनने वाली सरकार से क्या चाहते हैं, जी। वो सुझाव दें। Right. शिकायत तो आप हमेशा कर ही सकते हैं, बिल्कुल। पर ये समय 2029 तक ये जो सरकार काम करेगी, जी, वो कैसी हो, क्या काम करे, इसका सुझाव लोग ज़रूर दें। बहुत ही बड़ा नवाचार है मुझे लगता है इस बार, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया इस लोकसभा चुनाव के लिए। और हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, ये गिफ्ट जो स्पॉन्सर किया है वो किया है किमेरिकाज लाइफस्टाइल ने, तो ये भेंट स्वीकार करें। और समय निकालने के लिए मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू भैया। वो तो थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ इतने डिस्कशन से अभी बात करने के लिए, शायद ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।